पे तो नहीं आए होंगे। दोनों दोनों। हम्म। हाँ। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, मैनुअल ऑटोमेशन। ठीक है। और टेस्ट केस से पहले भी हमने कुछ और किया था। क्या समझा था? डायरेक्टली टेस्ट केस पे आ गए थे। टेस्ट सिनेरियोस पढ़े थे, टेस्ट प्लान पढ़ा था, सिनेरियोस पढ़े थे। क्या होते हैं टेस्ट सिनेरियोस? मेरी वॉइस क्लियर है जो ऑनलाइन है बच्चे? ठीक है। क्या होते हैं टेस्ट सिनेरियोस? कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट टू टेस्ट, क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है? टेस्ट केस में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो टेस्ट केस मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे। ठीक है, आप लोगों ने कुछ आपने तो शेयर की थी। अब नहीं लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लिखे, मुझे शेयर किए थे गूगल शीट। ठीक है, ये टेस्ट केस आपने बनाए थे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सोर्स डेमो जनवरी लॉगिन टू वेरीफाई जीमेल लॉगिन पेज। कॉपी पेस्ट किया। हाँ। सिनेरियोस लिखा ही नहीं, देखो आप, तभी आप बता भी नहीं पा रहे हो। टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन। तुम क्या टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट केस लिखे ना आपने, कॉपी पेस्ट में रहेंगे। हाँ। लॉगिन के आपने लिखे हैं? नहीं नहीं, इतना डिटेल में नहीं बोला था हमने, इतना डिटेल में डिस्कस किया था। सेकंड फ्लोर। मैक्सिमाइज करें। Verify that the user enter valid username and valid password, redirect to home page of the website after clicking the login button। नहीं, इतना डिटेल में नहीं लिखूँ। To verify login functionality using valid username and valid password। उसमें डिटेल नहीं देनी है, सिर्फ कैसे क्या टेस्ट करना है, उसमें कैसे टेस्ट करेंगे। अब ये रिडायरेक्ट होगा नहीं होगा, अभी तो ये छोटी सी चीज है, सिनेरियो बड़ा हो सकता है, तो क्या हम सारी डिटेल इसमें देंगे? नहीं। क्लियर है? सिर्फ हम बताएंगे कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा है, सब नहीं। अभी दो लाइनें फिट हो गया है, बट जब सिनेरियोज बड़े होंगे तो दो लाइनें फिट होगा ही नहीं। समझ गए ना? तो हमें कितना देना है? सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, हेडिंग है बेसिकली वो। यहाँ पे लिखा भी है डिस्क्रिप्शन कि हम क्या करने वाले हैं। वो यहाँ पे आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आएगा कि क्या उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। क्लियर? ये चीज तो समझ गए। वैलिड यूजर वैलिड क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है। हम्म। हम्म। एक मिनट। हेलो।
हाँ जी। हम्म। 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 ठीक। ठीक। डिफरेंट यूजर्स होंगे, उन सबके हमने सेम पेजेस शेयर करने होंगे वेबसाइट पे जितना हमें। तो फिर से बोलो, सिनेरियो क्या कह रहे हो आप? मैं समझा नहीं सो। स्टैंडर्ड यूजर से कर लिया, अगर आगे के पेजेस होंगे जैसे होम पेज ऊपर वाला स्टैंडर्ड यूजर से, तो फिर बाकी यूजर से भी ओपन करेंगे नहीं। या सारे नहीं। नहीं। वो लॉगिन हम किससे कर रहे थे? देखो यहाँ पे वेबसाइट में अलग तरीका है। अगर हम स्टैंडर्ड यूजर से कर रहे हैं तो हमें हर जगह ये यूजर पासवर्ड नहीं मिलेंगे। ये टेस्टिंग के लिए वेबसाइट बनी है। तो जो आपने टेस्ट केस अभी स्टैंडर्ड यूजर से पास किए हैं, तो जब आप इन्हीं टेस्ट केस को प्रॉब्लम यूजर के साथ टेस्ट करोगे, तभी क्या सारे टेस्ट केस पास होंगे? नहीं होगा। कौन कौन से फेल होंगे, कौन कौन से पास होंगे, तब आपके टेस्ट केस बताएंगे कि वो कितना अच्छा टेस्ट कर पा रहे हैं। आपके टेस्ट केस टेस्ट कर रहे हैं ना वेबसाइट को, या कोई और करेगा आपके टेस्ट केस? तो क्या वो सारे डिफेक्ट पकड़ पा रहे हैं? ये टेस्टिंग वेबसाइट है, इसलिए ही यार। ऐसा नहीं कि हम पूरी वेबसाइट को यूजर के साथ करें। हाँ, सारे यूजर के साथ नहीं कर, टाइप ऑफ यूजर के साथ कर सकते हैं। एडमिन है, अभी पढ़ेंगे, यूज केस पढ़ेंगे, उसमें आएगा कि टाइप ऑफ यूजर्स बदल सकते हैं। कि कोई कस्टमर लॉगिन कर रहा है तो उसको कैसा दिखे, कोई वेंडर लॉगिन कर रहा है तो उसको कैसा दिखे, कोई एडमिन उसको बना रहा है तो वो कैसा दिखे। ठीक है, कोई पेड यूजर है उसको कैसा दिखे। तो वहां पे उसके टेस्ट केस ही अलग होंगे। लॉगिन अलग नहीं होगा, टेस्ट केस ही अलग होंगे। कितने केसेस बनते हैं, यूज केसेस क्या बनते हैं, वो हमें डिफाइन करें। ठीक है, आपके ये तो दिख रहे हैं इसमें, और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिटेल आपने दे दिया है। बाकी तो इसमें इजी था। मैं किसी और पेज पे चेक करूँ, चेकआउट भी करता हूँ। टू वेरीफाई कार्ड बटन ये इनकम्प्लीट है। तो टू वेरीफाई द कार्ड बटन, कार्ड बटन में क्या करना है? वेरीफाई करना है कि है नहीं है। टू चेक द परचेंस ऑफ ए कार्ड बटन, टू वेरीफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ ए कार्ड बटन। ठीक है, वो क्या काम कर रहा है? से लॉगिन पेज टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ होम पेज। स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन स्पेसिफिक कि हम क्या कर रहे हैं। अब कार्ड बटन में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्या कर रहे हो, कि मुझे आगे जाके टेस्ट केस में करना क्या है। मुझे यहीं से पता लग जाए कि टेस्ट केस किस बारे में है। क्लियर है? हाँ। डिस्क्रिप्शन इसलिए लिख रहे हैं, उसका कोई पर्सपेक्टिव है, कुछ मीनिंग है उसका, कि वो शॉर्ट में रहे। हमें पता लग गया है कि वो क्या कर रहा है। जैसे सबका नाम अलग अलग है, नाम हमने क्यों रखे सबके? ताकि मुझे यूनिटी आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि इसका नाम ये है, इस पे कॉल कर सकूँ, मतलब समझ में आए। मुझे यहाँ जाना है तो मैं लाइब्रेरी सेक्शन में जाऊँ। अगर कोई आईटी डिपार्टमेंट में है तो अलग डिपार्टमेंट में आ रखा है, तो सेम वे में ये टेस्ट केस है। अब जैसे यहाँ पे जब हम चेकआउट पेज पे आए हैं ना, ठीक है, उसको तो ध्यान से सुनना, ये सेकंड स्टेप है इसका। जैसे पहले हम लॉगिन पेज पे आए थे, तो लॉगिन को हम, हमारा मोटिव क्या था कि लॉगिन को टेस्ट करना है। तो इसके हम डिटेल टेस्ट के लिए गए थे, इंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। क्लियर है? लेकिन जब हम चेकआउट में जा रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं लिखना एंटर यूजर नेम। हमें क्या लिखना है? लॉग इन विद सक्सेसफुल, या लॉग इन विद करेक्ट क्रेडेंशियल्स। सिर्फ हमें लॉग इन करना। क्लियर है? वहां पे हमारा मोटिव उन चीजों को टेस्ट करना नहीं है। हमारा मोटिव क्या है इसमें? चेकआउट को टेस्ट करना। तो वहां पे हम एक एक स्टेप में जाएंगे, सीधे उस प्रोसेस पे पहुंचेंगे। चेकआउट में, चेकआउट में जो भी होंगे वो डेटा में फिल करना। और ये हम मैनुअल में भी करते हैं, ये सेम प्रोसेस हम ऑटोमेशन में भी फॉलो करते हैं। क्लियर है ये स्टेप ना रिपीट होते रहेंगे ना स्टेप, बहुत ज्यादा स्टेप हो जाएंगे, रिपीटेशन नहीं करेंगे। हाँ। ये P1 P2 P3 आपने, चलो अभी डिस्कस करेंगे, तो हमने किया ये ऐसे P1 P2 लाइन वाइज नहीं होते। वो अब आपने किसी और दूसरे के उस पर नहीं जाते अभी हम।
ट्रैक कर दिया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम उसमें जा भी नहीं रहे क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है अभी प्रायोरिटी होती क्या है। बट ऐसे ही प्रायोरिटी सेट नहीं होती। डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया, टेक्स्ट स्टेप की कलेक्शन समझ में आ गई। प्री कंडीशन अब, हाँ नहीं, वैलिड क्रेडेंशियल चाहिए, वैलिड यूआरएल चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले से दो आइटम ऐड हों, तो फिर आप जाके लॉग इन कर रहे हो कि दो आइटम वहां पे थे या नहीं थे, ये टेस्ट के साथ नहीं लिखा होगा। सपोज आप चेकआउट कर रहे हो, मैं आज अमेजोन पे गया, ठीक है, क्लियर है, मैंने दो आइटम या तीन आइटम कार्ट में ऐड कर दिए, क्लियर है। लेकिन जब मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मैं चेकआउट आज नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में लॉग इन कर रहा हूँ, कुछ और यूज कर रहा हूँ, 2 दिन बाद आ रहा हूँ फिर चेकआउट कर रहा हूँ, तो मेरा 2 दिन बाद जब मैं आया, तो मेरा प्री रिक्वेस्ट क्या है कि ये ऑलरेडी कार्ट में ऐड होनी चाहिए, कि मैं लॉग आउट करूँ, ठीक है, सिस्टम से लॉग आउट करूँ, या फिर रिफ्रेश कर दूं, या कनेक्शन बंद कर दूं, उसके बाद चेकआउट पेज पे आऊं, क्या ये आइटम वही आइटम थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे, या आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो वहां पे वो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, क्लियर है। तो सिनेरियोस भी ये लिखे जाएंगे, और प्री रिक्वेस्टिंग इस केस में चेंज हो जाए, दो आइटम ऑलरेडी ऐड होने चाहिए बिफोर लॉगिन के, ठीक है, तो वहां पे प्री रिक्वेस्टिंग चेंज होगा। यूजर शुड मूव टू कार्ट व्हेन क्लिक, यूजर थोड़ी मैं हुआ, ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा सीख, मैं रेफरी चेक कर रहा हूँ, जैसे प्रोडक्ट पेज पे आ गए, ठीक है, टू वेरीफाई बैक टू प्रोडक्ट बटन ऑन द प्रोडक्ट पेज, वैसे मैंने प्रोडक्ट पेज के खोले ना, तो, तो जो सीरीज वाइज है ना, आप इसमें क्या चेक कर रहे हो मुझे नहीं पता लग रहा है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। टू वेरीफाई प्रोडक्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट यूजिंग स्टैंडर्ड यूजर नेम एंड सीक्रेट सॉर्स एज पासवर्ड, नहीं, डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था कि हम क्या चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक कर रहे हैं इसमें, प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं उसको मतलब नहीं है, यूजिंग करेक्ट यूजर नेम कर रहे हैं, करेक्ट पासवर्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे आता है, और उसमें भी यूजर नेम ऐसे सीक्रेट पासवर्ड दिखते नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें साइन इन करना है किसी वेबसाइट में, तो मैं आपको यूजर नेम नहीं बताऊंगा कैसे साइन इन करना है, वो डेटा मैं अलग से दूंगा, साइन इन करने के लिए डेटा अलग है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ेगा। कल ये पासवर्ड बदल गए, तो फिर तो ये टेस्ट सिनेरियो खत्म हो गया, समझ रहे हो, क्लियर। तो सिनेरियो स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, डेटा चेंज हो सकता है, डेटा चेंज होगा तो वो सिर्फ यहाँ चेंज होगा, टेस्ट डेटा में चेंज होगा, कि इस वेबसाइट पे डेटा अपडेट करना है, तो आपको पता है कि कहाँ जाके करना है। अब मैं सिनेरियोस नहीं ढूंढूंगा कहाँ का है, उस सिनेरियो का डेटा पकड़ूंगा, इस डेटा पे यहाँ पे चेंज कर दूँ, या कोई दोबारा उसको रन कर रहा होगा तो हो सकता है डेटा एक्सपायर हो रहा हो, कुछ ऐसे लॉगिन होते हैं कि 3 मंथ के चल रहे हैं, 6 मंथ के चल रहे हैं, फिर एक्सपायर हो रहे हैं या डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो टेस्ट डेटा में आएगा, यहाँ नहीं मेंशन करना, क्लियर। छोटी छोटी चीजें हैं, फर्स्ट टाइम गलतियां होती हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आप पता ही नहीं कि अप्रोच क्या यूज करना है, ये ऐसे है, ये ऐसे मैथोलॉजी बनी नहीं है कि ये स्टेप फॉलो करने हैं, ये एक्सपीरियंस से आएगा, आप करोगे मैं बताऊंगा, चेंज करोगे, टू एंड फ्रो होगा, थोड़े थोड़े देर बाद आप सीख जाओ। इसलिए तो इसमें ये नहीं सोचना यार मैंने गलत लिख दिया, कि आपको पता ही नहीं है कि स्टार्टिंग में वो किस तरीके से लिखे जाएंगे, और उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है कि हम किस तरीके से लिखें, कि मैं आपको बता दूं कि ये तरीका है, अब हो सकता है उसमें भी कुछ और मिस्टेक करते हैं, लाइन बता सकता हूँ कि ये लिख सकते हैं, बट अप्रोच को आप अपनी लगाओगे उसमें, तो वो अप्रोच को थोड़ा सा करेक्ट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गए। आप क्या चेक करो, टू वेरीफाई प्रोडक्ट पेज ऑफ वेबसाइट, इसमें आपने सिनेरियोस कम लिखे, नहीं, टू वेरीफाई दी प्रोडक्ट पेज, जब हम प्रोडक्ट पेज पे आते हैं लॉग आउट करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें बैक बटन कहाँ पे दिख रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, अच्छा, इसके प्रोडक्ट ये होम पेज कौन से पे कह रहे हो, अच्छा, इसको अपने लॉगिन के बाद, अच्छा होम पेज के लिखे थे प्रोडक्ट पेज,
अब इस पेज को बोलते हैं पीडीपी पेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। ठीक है, दो तरीके के पेज मिलेंगे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे। एक पीडीपी पेज, ये टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इसका नाम है प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज, ठीक है। इससे पहले जो पेज था ना, इसको होम पेज भी होता है, और कभी कभी आप एंटर करके जाते हो, ये तो पीएलपी पेज, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप चेंज कर दोगे प्रोडक्ट पेज, कि ये भी प्रोडक्ट पेज ही जिसमें प्रोडक्ट दिख रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज नहीं है, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज ही है। ठीक। इसमें आप चेक कर सकते हो कि इमेज इस साइज की आ रही है, बैक की इमेज आ रही है नहीं आ रही, डेटा आपने अगर फिल किया है तो आप बैकएंड से कस्टमर वाला डेटा फीड करोगे, ठीक है, जिसमें इमेज पॉपअप करोगे, ठीक है। वो स्टेरियो चेंज हो जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में कैसा होता है। ये उसके हेडिंग आप फिल करोगे तो यहाँ पे हेडिंग आ रहा है नहीं आ रहा है इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। सिंटेक्स में ये आ रहा है नहीं आ रहा है इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट बटन फंक्शनल है नहीं है, इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट बटन दिखाई दे रहा है, इस पेज पे भी चेक होगा। अगर ये बटन तीन चार पेज पे है ना, तो हर पेज पे वो चेक होगा, ठीक है। अब इस पेज में क्या था, इस पेज में क्या क्या था, एक तो हम क्लिक करके जा रहे हैं, एक बार मैं स्टेप्स पढ़ता हूँ। प्रोडक्ट, नहीं, क्लिक एनी वन प्रोडक्ट पेज बाय क्लिकिंग ऑन इट, ठीक है। इसको क्लिकिंग ऑन इट, फिर आपने क्या किया है, यहाँ पे वेरीफाई आएगा नीचे की आगे स्टेप क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेसिफिक लिखिए, टेस्ट ऐप डिटेल्स में आते हैं, कहाँ पे क्या चीज कहाँ पे ओपन की है, नेक्स्ट पेज में हुई है। हाँ, अभी अभी सुन, तो ये स्टेप गलत आ रहा है, ठीक है। विजिट यूआरएल की जगह लॉन्च कर देना, आप कुछ और स्पेसिफिक वर्ड यूज कर देना, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है हमारा कि लॉगिन करना है, लॉगिन विद करेक्ट क्रेडेंशियल, ठीक है। फिर हमारा स्टेप है क्लिक सॉस डेमो बैक पेज या प्रोडक्ट वन ऑन होम पेज या प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अभी लिंक विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर टू वेरीफाई ऑल द डिटेल्स आर विजिबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑल द डिटेल्स विजिबल है, और उसके नीचे आप हेडिंग लिख दोगे कि हेडिंग, प्रोडक्ट हेडिंग, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट प्राइसिंग और ऐड टू कार्ट बटन। ये वेरीफाई करते हैं हम कि ये आए नहीं आए, तो हम चार चीज तीन चार चीज एक साथ वेरीफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं हर के लिए अलग अलग टेस्ट केस लिखूं। क्लियर है। फिर ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी अगर आपको अलग से चेक करनी है कि मैं ऐड टू कार्ट का फंक्शनैलिटी चेक करूँ, तो उसके लिए आप टेस्ट केस अलग ले सकते हो कि मैं इस पेज पे इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, ऑलरेडी दो आइटम थे मैंने एक और ऐड किया, रिमूव किया तो चेक किया कि यही वाला रिमूव हुआ है, कोई कोई और रिमूव हो गया। इस तरीके से फंक्शनल टेस्ट केस बने। हम्म। नहीं, प्रायोरिटी इनने गलत सेट करी है ना, ये गलत है, ये सब P1 टेस्ट केस है, इन्होंने गलत लिख दिया, P1 P2 इनने गलत लिख दिए, ठीक है। मैं इसको सही कर देता हूँ, ये सारे लॉगिन के टेस्ट केस हैं तो इनकी प्रायोरिटी हाई होगी, इन्हें ड्रैगन वो शायद ड्रैग कर दिया, ये सारे P1 होंगे। हाँ, प्रायोरिटी भी हम पढ़ेंगे, अभी टॉपिक्स पे नहीं गए, कि मेरे को एडिट करने का राइट नहीं है इसमें, ठीक, कोई बात नहीं, व्यू ओनली पे है तो मुझे राइट नहीं है इसका। क्लियर है, ये सारे अभी P1 मान के चलो। क्लियर है। अच्छा, आपने व्हाट्सएप किया, कहाँ किया, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग गया आप कैसे करेक्ट करने हैं, तो करिए। मैं भी देखा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन फाइल देखी थी तुम्हारी, इसलिए P1 P1 लिखे ना, ये ठीक है।
इनने लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा। अच्छा, कोई बात। इसको यूजिंग डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा टू वेरीफाई, हमेशा कैपिटल लेटर P1। यूजिंग स्टैंडर्ड यूजर एस यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड कहीं भी डेटा के अलावा नहीं आएगा। हाँ, क्रेडेंशियल वर्क करेक्ट यूजर नेम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम करेक्ट यूजर नेम यूज कर रहे हैं। आपको करेक्ट यूजर नेम लिखना है, वैलिड यूजर नेम या वैलिड पासवर्ड। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड नहीं आने चाहिए। अगर चेंज हो गए तो सारे टेस्ट के गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, टेस्ट डेटा में आएगा, करेक्ट यूजर नेम यहाँ पे आएंगे। अब वैलिड यूजर नेम लिख, जैसे हम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल यूज करते हैं ना, उसकी वैल्यू नहीं यूज करते हैं, वेरिएबल को यूज करते हैं, तो ये समझो कि एक वेरिएबल है। ठीक है। टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी, अभी बार बार स्वैग लैब्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं। टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है। नहीं, वैलिड यूजर अलाउड टू लॉग इन, अलाउड टू लॉग इन तो नहीं, प्री कंडीशन ही होना चाहिए। प्री कंडीशन अलाउड टू लॉग इन नहीं होनी चाहिए ना। प्री कंडीशन क्या है, अगर प्री कंडीशन में कह रहा हूँ कि ऑलरेडी लॉग इन करने दे रहा है और गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो प्री कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी। वैलिड यूजर आपके पास होना चाहिए। आपके पास क्या डेटा आपको चाहिए होगा पढ़ने से पहले। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सेलेनियम पढ़ना है, तो प्री कंडीशन क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जावा या पाइथन आनी चाहिए। तो वो प्री कंडीशन है कि मुझे पहले से चाहिए। फिर लॉगिन तो हम चेक करेंगे। ठीक है। चलो इन्हें एक फेल किया, देखते हैं। टू चेक द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ यूज लॉग्ड आउट यूजर एंड पासवर्ड। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है। नहीं, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आपने वैलिड लिखा हुआ है और यहाँ पे लॉग्ड आउट यूजर के साथ चेक किया है। अब ये टेस्ट केस क्या आप एक्सप्लेन करोगे। अभी करेक्ट यूजर के नेम के साथ किया है, उसके साथ किया है। तो करेक्ट यूजर नेम इनवैलिड है, इनवैलिड है। ये लॉग्ड आउट यूजर है, ठीक है। टू वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड ऑफ लॉग्ड आउट यूजर। क्लियर। इंटर वैलिड यूजर नेम और लॉग्ड आउट यूजर। लॉग्ड आउट यूजर भी एक यूजर है, तो वैलिड था कभी ना कभी। ठीक है। इंटर वैलिड यूजर नेम ऑफ लॉग्ड आउट यूजर, इंटर वैलिड पासवर्ड ऑफ लॉग्ड आउट यूजर। नहीं, चाहिए प्री कंडीशन में है ना, क्योंकि लॉगिन तो इसमें होगा ही नहीं। प्री कंडीशन सही करनी है। लॉग्ड आउट यूजर में पोस्ट कंडीशन ये नहीं होगी। पोस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए लॉग्ड आउट यूजर में, यूजर शुड नॉट बी एबल टू लॉग इन। नहीं, वो टाइप है। अगर
मेरी कोई वेबसाइट है, उसको समझो। अगर मेरी कोई वेबसाइट है, ठीक है, मेरे पास 200 यूजर है, ठीक है, उसमें से मैंने 10 यूजर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया है, जो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक टाइप बन गया कि मैं अपने यूजर को लॉक भी कर सकता हूँ, तो फीचर है वेबसाइट का। इसलिए वो क्रेडेंशियल दिया है कि अगर हमने किसी यूजर को लॉक कर दिया है, अगर लॉक्ड आउट यूजर है, तो क्या वो लॉग इन तो नहीं कर पा रहा है? अगर वो कर पाएगा तो मतलब वेबसाइट में डिफेक्ट है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो फंक्शन अकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, हाँ, वो रिक्वायरमेंट में समझने के लिए दिया हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट कभी कभी मिसिंग होती है। क्लियर? ये वेबसाइट फंक्शनल है, जो वेबसाइट बिहेव कर रही है ना, ये वेबसाइट में अभी एरर नहीं है जब आप लॉग्ड आउट यूजर। ये सारे यूजर नेम हैं, एक्सेप्टेड इसलिए है कि ये यूजर नेम है। अब ऐसे में भारत लिख दूंगा तो वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। ये हाँ, अब ये देखो क्या कह रहा है, यूजर हैज बीन लॉग्ड आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भारत लिख दूं तो ये एरर देखो अलग आ रहा है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये एक्सेप्टेड है लेकिन इसका फीचर अभी लॉग्ड आउट है। आपका बैंक में अकाउंट है लेकिन वो भी लॉक स्टेट में। अगर जिसका अकाउंट ही नहीं है बैंक में तो एंटर ही नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये फीचर है कि हम किसी यूजर को लॉक कर सकते हैं अगर हम चाहें, किसी का अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। हाँ, ये इतनी है अभी फिलहाल, इतनी। हाँ, ये टाइप ऑफ यूजर है, समझ रहे हो? अब स्टैंडर्ड यूजर हो सकता है बहुत सारे हों, ये टाइप है। क्लियर? तो ये कौन सा यूजर है? स्टैंडर्ड यूजर, जहाँ पे पूरी वेबसाइट अच्छे से चलेगी। ये लॉक्ड आउट यूजर, ऐसी कैटेगरी जिन यूजर को हमने लॉक कर दिया है। ये प्रॉब्लम यूजर, इससे लॉग इन करोगे तो आपको वेबसाइट में कुछ ना कुछ एरर्स दिखाई देंगी। तो बना इसलिए रखिए ताकि आपके टेस्ट केस में फेल हो, इससे कोई भी टेस्ट केस फेल नहीं होगा। आप टेस्ट केस लिखो और आप यहाँ पे फेल हो, जरूरी नहीं इमेजेस इमेजेस तो दिख रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें गड़बड़ हो जाएंगी, जैसे इमेजेस। क्या आपका टेस्ट केस लिखा था कि हर इमेज अपने प्रोडक्ट के साथ फेल होने चाहिए? हाँ, ये इसमें नहीं कर रहा है। तो ये टेस्ट केस में कवर था कि हम ऐड टू कार्ट के सारे बटन चेक करें, एक से नहीं, सारे। सारे यूजर का नहीं, सारे ऐड टू कार्ट बटन जो दिख रहे हैं हमें वो फंक्शन है नहीं है, सिर्फ एक नहीं। तो ये फंक्शनल है। ऐड करने के बाद इसको रिमूव करने पे, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, इमेजेस सभी की सेम। तो ये क्या है, सब डिफेक्ट है। तो अगर आपने टेस्ट केस प्रॉपर सारी कंडीशंस को लिखे थे, हमने क्या किया था, कवरेज करनी होती ना टेस्ट केस में। अगर सारे टेस्ट केस की कवरेज लिखी होगी तो वो यहाँ पे कैच करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड यूजर को देख के सारे टेस्ट केस लिखने, रन करो, प्रॉब्लम यूजर पे जाओ, कौन कौन से टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कौन कौन से फेल हो रहे हैं। ये परफॉर्मेंस ग्लिच यूजर है, इसमें वेबसाइट स्लो चलेगी। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए बेसिकली, कि आप भी बता सकते हो कि यार ये खुल तो रहा है, फंक्शनल तो है, लेकिन बहुत देर लगा रहा है लोड होने में। इतनी देर कौन बैठेगा वेबसाइट पे? यूजर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। हाँ, ये एरर यूजर है, अब ये मैंने चेक नहीं किया, नया ऐड हुआ है इसमें। हो सकता है कुछ और गड़बड़ करेंगे, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। विजुअल यूजर, ये विजुअल विजुअल डिफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, इसमें से ये डिस्टॉर्टेड कर रखा है, ज्यादातर डिस्टॉर्ट कर रखा है। जैसे ये है, अभी आ रहा है लेकिन थोड़ा टिल्ड है, टेढ़ा है ये आ रहा है, चेकआउट ऊपर चला गया। इस तरह के डिफेक्ट में डिफेक्ट होते हैं। तो वैसा नहीं कि चेकआउट आ रहा है तो सही है, अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपने ऐसे टेस्ट केस लिखे कि स्क्रीन पे इतनी डिटेल आ रही है, अब स्क्रीन क्या होती है ना, हमने बताया था ना, आपको डिजाइनर मिलते हैं और आपको स्क्रीन डिजाइन करके देते हैं, आपको पता होता है कि इसमें ये। तो अब ये डिफेक्ट, इसकी जो बेसिक स्क्रीन होगी कि इसमें इतने एलिमेंट आने चाहिए, एडिशनल एलिमेंट आ रहा है, तो ये भी डिफेक्ट है।
एक्स्ट्रा कोडिंग जब हमने अभी डिफेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा एक मिसिंग कोडिंग होती है, एक एक्स्ट्रा कोडिंग। तो ये एक्स्ट्रा कोडिंग का एरिया है कि आपको एक्स्ट्रा कोड भी नहीं लिखना था। क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा बहुत ठीक करिएगा। क्लियर है? चलो, अब थ्योरी पे आते हैं। अब ये प्रोसेस क्लियर है सबको, एस डी एफ टी? ठीक है, ये सारे फेजेस क्लियर है सबको? अब शिवानी यहां से समझ में आएगा, ठीक है, आपको ये पिछला होमवर्क था। जब भी हम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहां से आप समझिए। यस। ठीक है, जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं, तो टेस्टिंग क्या है? प्रोसेस है वेरीफाई करना वेबसाइट। क्लियर है? इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था, जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अभी मैं दोबारा इसको समझा दूं कि इसी के बेस पे नेक्स्ट टॉपिक है। पहला पार्ट क्या है? रिक्वायरमेंट फेज। आपको रिक्वायरमेंट लेनी है, पूरी रिक्वायरमेंट। फिर डिजाइन करना है, टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी है, मैन पावर लेनी है कि हमारे अगर नया प्रोडक्ट आ गया हमारे पास बनाने के लिए, क्या हमारे पास उस टेक्नोलॉजी के पर्सन्स हैं। हमें रोड मैप तैयार करना है, कौन कितना काम करेगा, कब तक हमें डिलीवरी देनी है। सारी चीजें कहाँ आती हैं? डिजाइनिंग। फिर वेबसाइट डेवलप होती है, फिर वेबसाइट टेस्ट होती है, फिर उसको सर्वर पर डिप्लॉय किया जाता है, फॉर एवर मेंटेनेंस फेज पर रहती है। क्लियर है? तो ये तो क्या है? फेजेस है। ये फेजेस ऐसे नहीं चलते, फेजेस हैं, इनको चलाने का तरीका होता है। चलाने का तरीका हम बोलते हैं मैथोलॉजी। क्या बोलते हैं? मैथोलॉजी। वही कौन कौन सी मैथोलॉजी मार्केट में यूज होती हैं, ठीक है, कौन कौन से डिप्लीट हो चुकी है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एच डी एफ सी मॉडल्स जो लाइफ साइकिल्स हम पढ़ रहे थे, उसके कितने मॉडल्स हैं? 5 तरह के मॉडल्स हैं, वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, वी और एजाइल। अब क्या इतने ही हैं? नहीं, इससे भी ज्यादा है, बहुत सारे हैं, छोटे बड़े प्रोजेक्ट कितने, ये ही मेन है। और इसमें से भी जो इंडस्ट्री में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एजाइल मॉडल। इसको हम पूरी डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर? जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले जो मॉडल था, जो अप्रोच थी, बेसिक अप्रोच थी सॉफ्टवेयर बनाने की, वो थी वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल, जैसे अब हम बात करते हैं वाटरफॉल की। जो अप्रोच है वो क्या है इसकी? पानी ऊपर से नीचे को आ रहा है, और एक बार आ गया तो वापस नहीं जा सकता। क्लियर? ये सॉफ्टवेयर मॉडल कुछ इस तरीके से था कि अगर मुझे आज कोई सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करना है, सबसे पहले मुझे क्या करनी है? कंप्लीट रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, मेरे को पूरी डिटेल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर कैसा बनना है, कैसा चाहिए। क्लियर? जब वो क्लियर हो जाएगा, तब मैं फिजिबल देखूँ कि जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम बना सकते हैं, टाइम में कर सकते हैं, क्या वो एथिकली पॉसिबल है। फिर उसकी डिजाइनिंग होगी, ठीक है, रोड मैप तैयार होगा। ये वही फेजेस हैं जो एसडीएलसी कहते हैं। फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी, फिर इंस्टॉलेशन होगा, फिर मेंटेनेंस होगा। तो ये बहुत सिंपलर मॉडल था। क्लियर है? अब इस अप्रोच का फायदा क्या था? रिक्वायरमेंट शुड बी क्लियर। क्लियर है? डिसएडवांटेज क्या था? नो पैरेलल डिलीवरी, विच मीन्स टू टीम कैन नॉट वर्क टुगेदर।
जब तक कोडिंग नहीं कंप्लीट हुई, टेस्टिंग टीम खाली बैठी है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये पहली अप्रोच थी। इस अप्रोच तब यूज होती थी जब कोडिंग और टेस्टिंग टीम सेम होती थी। वही कोड लिखते थे, कोड खत्म करने के बाद टेस्टिंग करते थे। पुरानी अप्रोच है। क्लियर। तो इस अप्रोच को चेंज किया गया कि रिक्वायरमेंट डे वन पे क्लियर नहीं होती। आज सपोज यूपीआई बन रहा है, तो मुझे नहीं पता कि यूपीआई सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स लोगों का कैसा आएगा। तो मैं पूरा सॉफ्टवेयर पहले दिन में नहीं बिल्ड कर सकता। मैं थोड़ा सा डमी प्रोटोटाइप निकालूंगा मार्केट से। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप जो आज बन चुका है, क्या वो पहले ऐसा था? नहीं, पहले बहुत सिंपल आर्किटेक्चर था। ठीक है, उसको मार्केट में उतारा गया, लोगों ने पसंद किया, फिर उसको इनहेंस किया गया। तो एक ऐसा अप्रोच नहीं थी उसकी कि ये पहले दिन मुझे रिक्वायरमेंट क्लियर है। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें मुझे डे वन से रिक्वायरमेंट क्लियर है, तो मैं इस अप्रोच को फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे R&D करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है मार्केट में उतारने से पहले, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है। मैं 4 साल बैठ के सॉफ्टवेयर बनाऊं और एकदम से लॉन्च करूं, वो चलेगा मार्केट। 6 महीने हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, मार्केट में उतारते हैं, देखते हैं, फिर उसको स्केल करते हैं। जैसे मुझे कोई पेन ब्रांड बनानी है, तो मैं पहले 100 बनाऊंगा, मार्केट में उतारूंगा, रिस्पॉन्स देखूंगा, फिर उसको आगे उसकी इंडस्ट्री लगाऊंगा, स्केल करूंगा, मशीनरी लगाऊंगा। क्लियर है। तो अप्रोच चेंज करनी पड़ी। पहले वाटरफॉल मॉडल था, इस टाइप का मॉडल कि रिक्वायरमेंट क्लियर है, ये चीज क्लियर है, सारे क्लियर। तो ज्यादा चला नहीं। चलता कहाँ है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियर होती है, स्मॉलर प्रोजेक्ट होते हैं जो वेल अंडरस्टूड है कि मुझे क्या बनाना है। मुझे ड्यूकैट की 4 वेबसाइट बनानी है, 4 पेज की वेबसाइट बनानी है। मुझे पता है उस वेबसाइट में क्या क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्लियर है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कर सकता हूँ। मैं खुद बैठ के रिक्वायरमेंट ले सकता हूँ टीम से, फिजिबिलिटी स्टडी दे सकता हूँ, डिजाइन कर सकता हूँ, कोडिंग करूंगा, कोडिंग पूरी हो जाएगी, आराम से टेस्टिंग करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, सेटअप चलेगा। तो एक दो लोग आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है, बहुत छोटा है। लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट, माइन्यूट रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती हैं। जब तक आप उस चीज में घुसोगे नहीं, डिटेल में मीटिंग्स नहीं होंगी, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, फीडबैक्स नहीं आएंगे, टेस्टिंग नहीं होगी, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी। आज मैं किसी को एक मंजिल की बिल्डिंग बनाने को दूं, तो मुझे पता है क्या क्या चाहिए। लेकिन अगर 10 फ्लोर, 20 फ्लोर या फिर आर्किटेक्चर ऐसा है, कॉम्प्लेक्स है, तो पहले दिन में एक एक चीजें रिक्वायरमेंट नहीं दे पाऊंगा। टाइम टू टाइम क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उससे जाएंगे। एक आर्किटेक्चर क्लियर होगा, लेकिन कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब बन जाएगा तब देखेंगे इंटीरियर कैसा उसमें आना चाहिए। ठीक है। इस प्रोसेस को इवॉल्व किया गया स्पाइरल मॉडल में है। अब इसमें क्या था ना, कि जो डिलीवरी थी प्रोडक्ट की, वो किस स्टेज में हो रही है, लास्ट स्टेज में हो रही है। मैंने पूरा प्रोडक्ट 3 साल में बना के तैयार कर दिया, क्लाइंट के सामने रखा, क्लाइंट ने कहा ये तो गलत है, हम तो ऐसा नहीं कह रहे थे। क्लियर है। तब क्या होने लगा, हमने अप्रोच को चेंज किया, इस तरह के अप्रोच को फॉलो किया कि हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाएंगे। क्लियर है। मैं पहले एक फ्लोर बनाऊंगा, जिसने ऑर्डर दिया पर उसको दिखाऊंगा कि भैया ये ठीक है, ऐसा ही आगे चाहिए। क्लियर है। तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, इसमें क्या है कि हमने बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझा, आर्किटेक्चर डिजाइन किया, बिल्ड दी। बिल्ड देना मतलब फर्स्ट मॉड्यूल का कोड क्लाइंट को दिया, फिर फीडबैक लिया, रिक्वायरमेंट ली, मॉड्यूल 2, तो इस प्रोसेस में जा रहा है। लेकिन जो ये प्रोसेस है कि एक मॉड्यूल को बिल्ड करना है, ये भी इसी तरीके का अप्रोच थी कि एक ही मॉडल को पहले हम रिक्वायरमेंट लेंगे, फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, कोड करेंगे, टेस्ट करेंगे और दिखाएंगे। पूरे प्रोडक्ट को नहीं, लेकिन सिर्फ एक मॉड्यूल, तो उसको ब्रेक किया गया। इस स्पाइरल मॉडल में भी जो डेवलपर्स थे, वो ही क्या थे, टेस्टर थे। क्यों, एक मॉडल बना रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। तो 2 टीम्स एक साथ इसमें भी वर्क नहीं कर पा रही थी, स्पाइरल, क्योंकि फेज बाय फेज चल रहे थे। इन सबका जो कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा ना, वो आपको एजाइल में मिलेगा। एजाइल इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो गया है, कि बहुत सारी चीजों को टेक केयर करता है। क्लियर।
ये चीज समझ में आई। इनको समझने के, हमें एंड में क्या समझना है, हमें एजाइल समझना है बेसिकली। उनकी रिक्वायरमेंट है कि पहले इनको समझो कि एजाइल इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल आया है क्यों? आपको अगर सर काम करना आसानी से कर लेते, ये इतना क्यों समझना है? तो पहले क्या हमने किया, कहाँ हम गलत हुए, कहाँ हम सही हुए, कहाँ हम आगे बढ़े, फिर एजाइल तक हम कैसे पहुंचे, एजाइल करे क्या रहा है बेसिकली, अप्रोच तब समझ में आएगी। क्लियर। फिर आया प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें कस्टमर की रिएक्शन ज्यादा आ जाती है कि पूरा मॉडल बना के दिया, कुछ चेंजेस आ गए, पूरा मॉडल फिर से बनाओ, पूरा मॉडल दोबारा बनाओ। क्लियर। आजकल क्या होता है, फीचर बाय फीचर जाते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल, जब मॉडल फेल होने लगे, तब अप्रोच है कि आप एक प्रोटोटाइप डिजाइन करो। जैसा पूरा आर्किटेक्चर बनेगा, उसका एक छोटा डमी वेबसाइट बनाओ और क्लाइंट को दिखाओ कि पूरा मॉड्यूल ये है। क्लियर। इसमें क्या होने लगा कि प्रोटोटाइप बनाने में हमें रिक्वायरमेंट ली, फिजिबिलिटी एनालिसिस की, प्रोटोटाइप क्रिएट किया, प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की, कस्टमर का रिव्यू लिया। क्लियर। ये भी छोटे प्रोजेक्ट में आसान था करना। जहाँ प्रोजेक्ट बड़े होने लगे, कॉम्प्लेक्स होने लगे, प्रोटोटाइप में भी फॉल्ट आने लगे, कि हम पूरा आर्किटेक्चर एक छोटे प्रोटोटाइप में डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। तो प्रोटोटाइप दोबारा बन रहा है, तीसरी बार बन रहा है, दिक्कत हो रही है। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट मॉडल पे आए, वी एंड मी मॉडल, कि हम हर स्टेप में कस्टमर का फीडबैक लेंगे ताकि गलतियां कम से कम हो। तो हमने रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट ली, उसको बैठ के दिखाया कि भैया ये रिक्वायरमेंट है, हम इस पे एग्री हुए। एसआरएस लिया, कस्टमर को दिखाया। हाई लेवल डिजाइन बनाया, हाई लेवल डिजाइन मतलब सिनेरियोस बनाए, कस्टमर को दिखाया, उनको रिव्यू करें। लो लेवल डिजाइन बनाए, डेप्थ में गए, टेस्ट केस लिखे, ये लिखा, कस्टमर को दिखाया। अब इस मॉडल में क्या दिक्कत थी, अब ये हम पूरे प्रोजेक्ट लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत थी, टू एंड फ्रो की दिक्कत हुई, कि आज हम भेज रहे हैं कस्टमर के पास, कस्टमर उसको रिव्यू कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, 10 दिन बाद भेज रहा है। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भी समझना है पूरी तरीके से, तो उसे टू एंड फ्रो का टाइम ज्यादा लग रहा है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा लग रहा है। किसी एक एरिया में दिक्कत हो गई, दोबारा से आइट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही। क्लियर है। उसके हमने स्टार्ट किया एजाइल। एजाइल ने जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की कोशिश। तो आज जो इंडस्ट्री में जो मॉडल यूज होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एजाइल मॉडल। आपको वाटरफॉल प्रोटोटाइप नहीं मिलेगा कहीं भी, क्या मिलेगा, सीधे एजाइल। आपसे इंटरव्यू में ये पूछेंगे एजाइल मॉडल आपको समझ में आता है? तो एजाइल मॉडल की अप्रोच है आइट्रेटिव अप्रोच। अभी फेज बाय फेज जा रहा है, आइट्रेशन में भी आगे बढ़ रहा है। अब इसको समझो। मेरे पास कोई, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। सपोज 2 इयर्स में कंप्लीट होगा। तो ये कहता है कि हम पूरा प्रोजेक्ट एक बार में नहीं बनाएंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। तो हम इसको क्वार्टर में ब्रेक करेंगे, एक साल में 4 क्वार्टर थे, हमने इसको 8 क्वार्टर में ब्रेक कर लिया। ठीक है। हर एक क्वार्टर को हम बोलने लगे रिलीज। एजाइल का वर्ड होता है रिलीज। रिलीज मतलब कि एक बड़ा मॉड्यूल हम कंप्लीट करके एक रिलीज में देंगे। हमने अपने प्रोजेक्ट को 8 पार्ट में डिवाइड, अब मैंने 8 में किया है, हो सकता है किसी का 4 में हो, किसी का 12 में हो, किसी का, जितना बड़ा प्रोजेक्ट है हमने एक मॉड्यूल को ले लिया इसको। तो एक रिलीज जाएगी, तो मतलब एक बड़ा चंक ऑफ कोड क्लाइंट को जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, 3 मंथ्स का। अब इस 3 मंथ्स के प्रोजेक्ट को भी हमने स्प्रिंट में डिवाइड किया। स्प्रिंट होती है 10 डेज की। आईटी इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वो 5 डेज अ वीक होता है, उसके हिसाब से 2 वीक, 3 मंथ्स को हमें 2 2 वीक में डिवाइड कर दिया।
ठीक है। तो 4 12 स्प्रिंट अराउंड हो गए। ठीक, क्लियर है। अब हम जो 2 स्प्रिंट में काम करते हैं, ठीक है, इतना काम हम अपने टीम में करते हैं कि 2 स्प्रिंट में हम एक कोड ऑफ चंक या एक कोई फीचर या कोई एक यूजर स्टोरी, अभी हम बात करेंगे यूजर स्टोरी हम इसे कहते हैं, कि हमने अपने काम को डिवाइड कर लिया। उसके क्या बना लिए, छोटे छोटे टास्क बना लिए। कि मुझे बैकएंड का डेटा बनाना था, डेटाबेस टेबल बना दी, या यूआई बनाना था, यूआई बना दिया। लॉगिन पेज का टेबल बनाना था, डेटाबेस में टेबल बना दिया। और मुझे पहला ही काम है कि मुझे सॉस लेमो पेज का लॉगिन बनाना है। तो इसके लिए यूआई डिजाइनर पीछे लगा होगा, एपीआई वाला पर्सन होगा, डेटाबेस वाला होगा, ठीक है, टेस्टर्स टेस्टर्स होंगे। तो उसमें हमने इनके छोटे छोटे टास्क बना दिए कि आपका टास्क क्या है, कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको क्या क्या करना है। पूरी वेबसाइट का भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस रखो कि हमें 2 वीक में क्या करना है। उसमें भी टीम है, लॉगिन में भी आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लॉगिन कैसे सेपरेट नहीं बनता है, और भी बनता है, एक एक मॉड्यूल कि हम उसको ब्रेक करके और छोटे छोटे सिंपलर टास्क बनते हैं। उन टास्क को हम बोलते हैं क्या, यूजर स्टोरीज। ठीक है। तो स्प्रिंट के अंदर जो 2 वीक के अंदर है, वहां पे आपको यूजर स्टोरी मिलेगी। स्प्रिंट के अंदर आपके पास हो गए 10 डेज। 10 डेज को हम 6 आवर, इंडस्ट्री में 6 वर्किंग आवर्स होते हैं, 8.5 घंटे होते हैं, 2.5 घंटे मीटिंग के लिए होते हैं, जो आपकी डेली मीटिंग्स होंगी। तो क्योंकि एजाइल कहता है कि 6 आवर का आपको वर्क कैलकुलेट करना है। तो 60 to 65 की कैपेसिटी हम लेके चलते हैं, कि इतने टाइम में जो भी एक यूजर स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी, या कोई यूजर स्टोरी है वो, कोई यूजर स्टोरी है, इसकी प्लानिंग जब हम करते हैं ना, प्लानिंग में तो यूजर स्टोरीज बनाते हैं कि इस यूजर स्टोरी मुझे 30 आवर्स लगेंगे, डेवलपर को 30 घंटे लगेंगे बनाने के लिए। तो वो इस स्प्रिंट में 2 यूजर स्टोरी को पुल कर लेगा। पूरी प्लानिंग करेंगे, टास्क को डिवाइड करेंगे बैठ के। तो पहले दिन हम डिसाइड करें कि हम ये 2 स्टोरी को अपने बकेट लिस्ट में ले आएंगे, कि हमें इस वीक में ये 2 स्टोरी कंप्लीट करनी। तो 30 + 30 आवर्स का टाइम हमें 2 स्टोरी में लग रहा है, तो हमने ले लिया। ये क्लियर है। तो ये आपके जो टूल हम यूज करेंगे जीरा, वहां पे आपको दिखाई देगा कि हमने अपनी स्प्रिंट में जहाँ प्लान की थी वहां से 2 स्टोरी अपने पास खींच ली, अपनी बकेट लिस्ट में खींच ली। करंट हमारे पास क्या वर्क है ये हमें भी पता है, मैनेजर को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। और इस पे हम आज के यूजर स्टोरी के अंदर टास्क बनाते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर टास्क हमें कोड लिखना है, कोड टेस्ट, कोड में भी कौन सा लॉजिक लिखना है, फ्रंट एंड का कोड लिखना है, बैक एंड का कोड लिखना है, छोटे छोटे टास्क बना दिए 4-5 घंटे के। तो मैं अपना काम करते जा रहा हूँ और उन टास्क को कंप्लीट करते जा रहा हूँ। तो मुझे दिखाएगा, बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं, दूसरा वर्ड है बर्न डाउन, बर्न डाउन चार्ट। क्लियर। सपोज स्टार्टिंग में मुझे दिखाएगा 60 आवर्स। तो मेरे मैनेजर को पता है कि अभी काम शुरू होना है, 60 आवर्स है। मैंने 5 घंटे का काम कंप्लीट मार्क कर दिया, तो बर्न डाउन चार्ट कितने पे आ गया, 55 आवर्स में, कि अभी इतना इसमें काम रह गया। ये चीज समझ में आ रही है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिस होता है इंडस्ट्री में, इस तरीके से एजाइल वर्क करता है। कभी आपका ये काम नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट स्टोरी आप पुल नहीं करोगे, पहले आप इसको कंप्लीट करोगे। इतना काम अभी रह गया था, उसमें मैं लीव पे था, या कुछ ऐसा टेक्निकल एरर हो गया जिससे हम नहीं कर पाए। क्लियर। ये वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए। क्या क्या वर्ड्स का हमने यूज किया है, सबसे पहले रिलीज, ठीक है, फिर स्प्रिंट। स्प्रिंट वीकली होती है, 2 वीक की स्प्रिंट होती है। फिर हमने बनाई यूजर स्टोरी, और यूजर स्टोरी के अंदर भी हमने अपने टास्क डिफाइन कर दिए।
टास्क को हमने आवर्स में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? सो अब इसको थोड़ा सा बड़े फ्रेमवर्क में देखो कि एक रिलीज, अब जो स्प्रिंट स्टार्ट होती है, कोई भी टास्क करना होता है, तो सपोज मंडे से स्प्रिंट स्टार्ट हो रही है, तो मंडे के दिन पूरी प्लानिंग होगी। हम कौन से स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं, क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या यूजर स्टोरी है, किसको क्या काम डिवाइडेड है, तो डे वन पे ही सबको पता लग जाता है। तो बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। क्लियर? तो स्प्रिंट हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और लास्ट फ्राइडे को, मतलब नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को, हमारा काम होता है कि इस स्प्रिंट को पूरा वर्केबल बना के टेस्ट करके इसका डेमो देना है। मतलब इस पूरे टास्क को खत्म करना है एंड टू एंड। डेमो किसको देना है? प्रोडक्ट ओनर को। जो रिस्पॉन्सिबल है, उस ठेकेदार होते हैं ना, जो काम, जैसे हम लेबर है, उसको ठेकेदार है, तो वो लेबर काम करके किसको दिखाती है? ठेकेदार को, कि मैंने इतना कर लिया है। तो ये बेसिकली उस प्रोडक्ट के ओनर है, कि जो हम काम कर रहे हैं, मैनेजर। तो उनको पता है कि आपने एक हफ्ते में ये काम किया है। ठीक है, इसके नीचे। क्लियर? अब स्प्रिंट डिफाइन हो गई कि मुझे ये काम करना है। फिर डेली, डेली आपकी होगी स्टैंड अप मीटिंग। स्टैंड अप मीटिंग एजाइल कहता है कि डेली स्टैंड अप मीटिंग होगी। किसके साथ? आपके टेक लीड के साथ। क्योंकि आपका टेक लीड होगा, आपने जो स्प्रिंट बनाई है उसको टास्क डिफाइन किए, कल आपने क्या किया वो दिखाओ। आज आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंट प्लानिंग है। आज आप क्या करोगे वो दिखाओ। क्या इसके बीच में आपको कोई चैलेंज आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं कोई टास्क रुका तो नहीं है, वो दिखाओ। ऐसा नहीं कि आप कहीं फंसे हो, 4 दिन बाद बताओ, वो सब खराब हो जाएगा। एजाइल में हम बहुत फास्ट चलते हैं। तुरंत तुरंत स्प्रिंट कोई टीम, स्प्रिंट कोई टीम पहले से बना के रखती है। प्रोडक्ट ओनर उसको रिफाइन करके रखते हैं एक एंड पे, वो उनका काम है। क्या क्या टास्क आपको देने हैं। तो जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उस मीटिंग में बोल सकते हो कि स्प्रिंट आपको अलॉट हुई है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दो। वो सेपरेट कॉल लेके बताएगा, उसमें बता देगा कि ये स्प्रिंट में ये क्या करना है आपको। नहीं, तो आप टेस्ट लीड के पास जाओगे, वो आपको बताएगा कैसे क्या करना है। ठीक है? टेक्निकल कोई भी अगर आपको इश्यू आ रहा है, तो उसके लिए कौन होते हैं? टेस्ट लीड। टेस्ट लीड के पास जाओगे, आप डिस्कस करोगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है वो रिजॉल्व कर दे। हो सकता है ये आपकी स्टोरी होल्ड पे चले जाए। आपको कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना था, वो किसी और पे डिपेंडेंट था, और वो बना ही नहीं अभी तक। आपकी स्टोरी भी उस स्टोरी के बेसिस पे होल्ड पे चली जाएगी। क्लियर? तो बहुत सारे सिनेरियोस आते हैं। क्लियर? स्टैंड अप मीटिंग्स में क्या होगा? डेली स्टैंड अप मीटिंग्स में आपको डेली के टास्क दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट कर। सपोज आज का आपका टास्क था कि आपको ये 100 टेस्ट केस रन करने हैं, 50 टेस्ट केस रन करने हैं। तो क्या आप 50 टेस्ट केस रन कर पाए? हो सकता है पहले से करता जाता है, slow चल रही थी। तो आप बता दोगे कि ये चैलेंज आया था, मैं ये कर रहा था, तो मुझे एक हेल्प की जरूरत है। किसी के पास कम काम होगा तो आपको हेल्प कर दे। तो हम इसमें जो वर्क टेक लीड लेते हैं अपने पर्सन के ऊपर, कोशिश करते हैं कि वर्किंग आवर्स से थोड़े कम हो, ताकि हम डिलीवरी आसाम से कर पाए, कि कोई डिफेक्ट डिफेक्ट आ जाए। तो सारी चीजों को लेके चलते हैं। ये डिसीजन किसका होता है? लीड का। कि हो सकता है हमें टेस्ट केस कम रन करने हो, उन्हें 100 दे रखे हो, तो कहेंगे कोई नहीं, बात नहीं, 80 कर लो, हमें कंफर्म हो जाएगा 80 में। तो डिफाइन करेंगे कितने करने हैं, कितने टेस्ट केस करने हैं। ठीक है? अब इस आर्किटेक्चर पे आते हैं। ये एजाइल का प्रोसेस है। एक आइट्रेशन मतलब एक रिलीज 2-3 महीने की। अब इसमें भी हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं। तो ये चीजें चलती रहती है, ये स्प्रिंट वाइज चलती रहती है। हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम छोटा छोटा कोड भी ले रहे हैं, क्लाइंट को फीडबैक दे रहे हैं,
वीकली बेसिस पे, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें तुरंत पता चल रहा है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर मतलब क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और एजाइल मतलब कि अगर कुछ चेंजेस आ गए तो तुरंत वो नेक्स्ट स्प्रिंट में चेंजेस, हम आगे का काम कम लेके वो चेंजेस को कंप्लीट करके आगे भेजते हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट पे चल रहा होता है जो करंटली मार्केट में है। सपोज कोई ऐसा आज मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाना है, मुझे सिर्फ उसका आज पहला ही मॉड्यूल क्लियर है कि पहला मॉड्यूल कैसे काम करेगा, तो मैं एजाइल के थ्रू उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। हम जैसे बात करें व्हाट्सएप की, क्लियर है। तो व्हाट्सएप का मुझे चैट ऑप्शन बनाना है, देखते हैं लोगों को पसंद आता है नहीं आता, फिर वीडियो का उसमें ऐड करेंगे। तो जब आप इस काम कर रहे हो, प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट लेने आगे चला गया, तो पहले टीम काम कर रही है, आप उसके डेवलप कर रहे हो, साइड बाय साइड टेस्टर टेस्ट केस बना रहा है, पूरी टीम एक साथ लगी हुई है। फिर कोई डिफेक्ट आ रहे हैं, कोई फीचर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत आपस में कांटेक्ट हो रहा है। लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है, ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, कि बड़ी टीम काम कर रही होती है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं। ये चीज क्लियर है, इसमें डाउट है किसी को? अब एजाइल में पूरा महाभारत है, ठीक है। एजाइल क्या है? काम करने का तरीका, मैथोलॉजी, तरीका काम करने का। इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, उसको गो थ्रू करेंगे। ये इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस, हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एजाइल इज ए टाइम बॉक्स आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिलीवरी that build software incrementally from the start to the project instead of trying to deliver at once near the end। जो मैंने अभी आपको समझाया कि हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर करके छोटे टाइम फ्रेम में लाके उस पर काम कर रहे हैं, फिर उसको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटा छोटा डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर? दैट इज एजाइल। हाउ डज इट वर्क, ये मैंने आपको समझाया था। थिंग्स को सेटअप करते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। एजाइल मेथोलॉजी से क्या इम्प्रूव कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है, क्वालिटी इंक्रीज होती है, रिलीज सिंप्लीफाई होती है कि हमें क्या कोड भेजना है, कितना भेजना है, ड्राइव डाउन रिस्क, जो रिस्क है हमारा उसको कम करती है। रिस्क क्या है कि कोई गलत फीचर ना बन जाए जिसमें पूरी टीम इन्वॉल्व है, बाद में जाके पता चल रहा है कि यार ये तो बहुत ही गलत हो गया। तो ऐसी चीजें इसमें से हम बच जाते हैं, क्योंकि जो भी आजकल नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा R&D होती है। एआई मशीन लर्निंग आ गया, तो किसी को अपना सॉफ्टवेयर एआई मशीन लर्निंग लगाना है, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसको भी क्लियर नहीं होता है कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी। क्लियर है? आज भी नई कार मार्केट में आती है तो उसकी R&D टीम है, 40 साल से कार बन रही है, फिर भी R&D टीम है कि हम आगे जाके नया मॉडल किस तरीके से क्या लॉन्च करें, लोगों को पसंद आए। तो वो एक अप्रोच है। बहुत सारी गाड़ियां आके आज ही बंद हो जाती हैं, बंद मतलब कि मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाते हैं कि लोगों को नहीं पसंद आ रहे। हाँ, सेम। अभी मेजाइल मॉडल बहुत जगह यूज होता है, क्लियर। जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही होगी इस तरह की, रिसर्च वर्क हो रहा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, इस तरीके के मॉडल है। एडवांटेज है, ठीक है। ये समझ, डेली कॉपरेशन मीटिंग, वर्किंग सॉफ्टवेयर डिक्लेयर फ्रिक्वेंटली वीकली रेदर देन मंथ्स, वीकली ही कोड दे पा रहे हैं। इवन लेट चेंजेस रिक्वायरमेंट आर वेलकम, कुछ चीजें हमें बाद में पता लगी तो तुरंत रिक्वायरमेंट में वो एड ऑन हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? इन केस सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्पेशली लार्ज वंस इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस द एफर्ट रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल। कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है,
शुरू में पूरा एस्टिमेट लगाना, पूरा प्लान करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने टास्क डिवाइड होंगे, बहुत हैवी वर्क है। क्लियर? Project can easily get taken off track if the customer representative is not clear what final outcome they want. अगर उसको ये क्लियर नहीं है ना कि बनना क्या है, और हम छोटे छोटे पे करके विजन ही क्लियर नहीं है कि हम बना क्या रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। क्लियर? वाटरफॉल, वाटरफॉल क्लियर है। एजाइल ये अप्रोच है, दोनों की अप्रोच में अंतर है। ये तो बहुत क्लियर है। अब इसको देखो कि हम आइट्रेशन अप्रोच के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, हर आइट्रेशन में हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? एजाइल मैनिफेस्टो कि हमें क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें नहीं करनी। अब एजाइल मेथोलॉजी में कौन कौन होता है? स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिस्टम डिजाइन, फीचर डेवलपमेंट, फीचर कैनबन, सॉफ्टवेयर क्रिस्टल। अब एजाइल को भी फॉलो करने के मल्टीपल तरीके हैं। इंडस्ट्री में जो हम यूज करते हैं वो स्क्रम्स का यूज करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, वो स्क्रम का है। क्लियर? स्क्रम एक अप्रोच है जो बनाई गई थी कि 2 to 3 वर्क को डिवाइड करो, डेली स्क्रम मीटिंग लो, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाओ, स्प्रिंट बैकलॉग बनाओ। अभी बैकलॉग का मतलब क्या है? अभी ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टेस्टिंग का इन्वायरमेंट है कि टेस्टिंग में आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है। बैकलॉग, सपोज मैंने डे 1 आज प्लानिंग करनी स्टार्ट करी। नहीं, बैकलॉग है, मुझे प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है। तो प्रोजेक्ट के जितने भी टास्क हैं, एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर उसके टास्क डिफाइन कर दो। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरे प्रोजेक्ट का बैकलॉग हो गया कि मेरे प्रोजेक्ट में इतने सारे टास्क हैं। अब मैं सारे टास्क को अपने स्प्रिंट में नहीं ले सकता। स्प्रिंट 1 में इसमें से 100 टास्क थे, 5 मैंने ले लिए, तो मेरे स्प्रिंट का बैकलॉग ये 5 टास्क है, मुझे ये क्लियर करने। क्लियर है? करंट स्ट्रिंग में मेरा इतना बैकलॉग। तो एक स्प्रिंट का होता है, रिलीज का होता है, हमें रिलीज डिफाइन करते हैं, इस रिलीज में ये करेंगे, इसमें ये करेंगे। रिलीज से इसमें आ गए, स्प्रिंट में आ गए, स्प्रिंट में ये करेंगे, स्प्रिंट में ये करेंगे, इसमें करेंगे। क्लियर? प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग। अब इसमें कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, जो क्लाइंट से इंटरेक्शन करता है, इसको बिजनेस एनालिस्ट भी बोलते हैं इंडस्ट्री में। ये क्लाइंट से जाके बात करता है, उनसे रिक्वायरमेंट लेता है, रिक्वायरमेंट को रिफाइन करता है। क्लियर है? और टेक्निकल टीम से डील करता है। ये एक होते हैं इसमें स्क्रम मास्टर। ये ऐसा पर्सन है जो सर्टिफाइड है एजाइल मेथोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कि पूरी टीम एजाइल को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। जो सारा प्रोसेस है, किस चीज को डिवाइड करना है, मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, प्रॉपर मीटिंग हो रही है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्या प्रोडक्ट चल रहा है, पूरे इस टीम को, टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम आपस में कैसे कोलेट कर रही है, उसको ये हैंडल कर, दैट इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर। पूरी प्रोफाइल होती है। ये सर्टिफाइड होता है, कोर्स करते हैं एजाइल को डेप्थ में कि एजाइल की प्रैक्टिस कैसे करना। स्कूल में से प्रिंसिपल होते हैं ना, कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, वो एक काम करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्क्रम डेव टीम। स्क्रम डेव टीम मतलब डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम, और उनके उनके साथ में उनके लीडर्स आते हैं जो उन टीमों को हैंडल कर रहे हैं। क्लियर? प्रोडक्ट ओनर प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि प्रोडक्ट क्या डिलीवरी होगी। बीइंग ए टेस्टर या डेवलपर, मेरी गारंटी नहीं है कि आपने रिक्वायरमेंट में ये बोला था मैं तो यही करूँ। वो रिक्वायरमेंट कितनी क्लियर है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोडक्ट ओनर। इसने बोला था यहाँ पे बटन होना चाहिए, हमने बना दिया, वो चल रहा है। क्लाइंट कह रहा है कि यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए था, तो हमारी गलती नहीं है। किसकी गलती है? प्रोडक्ट ओनर की गलती है। वो रिस्पॉन्सिबल है क्या वेबसाइट में चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, और जो चलना चाहिए वो चल रहा है नहीं चल रहा है,
वो डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम की है। उसको बनाना है, उसको टेस्ट करना। क्लियर? कहीं कहीं पे आपको प्रोडक्ट ओनर मिलेगा, कहीं कहीं पे बिजनेस एनालिस्ट मिलेगा, टर्म्स अलग अलग। स्क्रम मास्टर क्लियर है? स्क्रम की प्रैक्टिस करना, मैनेज करना डिपेंडेंसीज, एक टीम कुछ काम कर रही है, वो टीम से रिलेटेड दूसरे टीम को भी कुछ आउटपुट चाहिए, डेटा चाहिए, उनके बीच में कैसे कम्युनिकेट होगा। एक टीम इंडिया बैठी है, एक टीम यूएस बैठी है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, कैसे मर्ज करेगी, कैसे डेटा फ्लो करेगा, उन चीजों को कौन ध्यान रखता है? स्क्रम मास्टर। डेवलपमेंट टीम, ठीक है, जो क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है, टेस्ट कर रही है, इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं डेली। प्रोसेस, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, डेली स्प्रिंट, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट प्लानिंग बताया था मैंने, मंडे को होती है, स्प्रिंट बनती है, डेली स्टैंड अप्स होती हैं। रिव्यू, रिव्यू होता है, हमने एक स्प्रिंट कंप्लीट कर ली, फिर हम अपने आप एक मीटिंग कंडक्ट करें कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या नेक्स्ट स्प्रिंट में हम सुधार सकते हैं, दैट इज रिव्यू। तो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हम बोलते हैं, रेट्रो मीटिंग भी बोलते हैं। तो ये भी एजाइल कहता है कि ये भी मीटिंग आपको करनी है। इस तरीके का प्रोसेस होता है कि हम रिलीज प्लान करते हैं कि इस रिलीज में कितना हम काम करेंगे, उससे हम स्प्रिंट करते हैं। स्प्रिंट 1 to 4 वीक, स्टैंडर्ड 2 वीक्स की होती है। डेली स्क्रम मीटिंग करते हैं, प्रोसेस चल रहा है, स्प्रिंट खत्म हुई, रिव्यू कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव हो रही है। यही प्रोसेस घूमता रहता है। ये है एजाइल मेथोडोलॉजी कि हमें इस तरीके से काम करना है। ठीक है। स्प्रिंट, मंथ लॉन्ग आइटरेशन, स्प्रिंट प्लानिंग क्लियर हो गया। प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग के इतना सारा काम तो हमने स्प्रिंट में ले लिया, कौन सा किस में ले लिया, पार्ट्स स्प्रिंट के। ठीक है। डेली स्क्रम रिव्यू मीटिंग्स क्लियर है, उसी को डिटेल में लिखा है जो मैंने समझाया। बर्न डाउन चार्ट, ये चार्ट क्या होता है, आर यूज टू रिप्रेजेंट वर्क डन। से बताया था कि 65 आवर्स हम टारगेट करते हैं। तो अभी चार्ट में दिख रहा है कि 10 लोग हैं, 65 चार्ट है, तो इतना काम कंप्लीट है। बर्न डाउन चार्ट धीरे धीरे कम होता रहे, तो पता लगेगा कितना काम रह गया है, कितना हो गया है, ताकि मैनेजर उसको ट्रैक कर सके कि मुझे और रिसोर्सेज तो ऐड ऑन नहीं करने, या कोई पुल तो नहीं करने। डेफिनेशन ऑफ रेडी, डेफिनेशन ऑफ डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DOR और DOD, ये टर्म सिर्फ एजाइल की हैं, अगर हम एजाइल में काम करें तो आप ये चीजें सुनोगे। डेफिनेशन ऑफ रेडी, कोई यूजर स्टोरी आपके पास आई है, क्या वो काम करने लायक है, क्या उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि मैं डेवलपमेंट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं कर सकूं। दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ रीडिंग। डेफिनेशन रीडिंग क्या है, स्टोरी शुड बी क्लियर, टेस्टेबल, उसको टेस्ट कर रहे हैं, फिजिबल हो, प्रॉपर डिफाइंड हो, साइज में हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने बना तो ली लेकिन टेस्ट कब करूंगा, जब वो दूसरा मुझे कोड दे देगा तब मैं टेस्ट कर पाऊंगा, तो दूसरी टीम भी बनाएगी, मेरी डिपेंडेंसी वहां है। तो ऐसे हम यूजर स्टोरी नहीं उठाते कि मेरा काम कभी फंस जाए। मैं जिस यूजर स्टोरी को उठाऊंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि वो डेफिनेशन ऑफ रेडी जो हमारी कंपनी ने डिसाइड की है इतनी होनी चाहिए, तभी मैं उस पर आगे काम करूँ। डेफिनेशन ऑफ डन, उस यूजर स्टोरी को कंप्लीट कब मानेंगे, तो वो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ डन। कि हमने कोड प्रोड्यूस कर दिया है, कोड में प्रॉपर कमेंटेड है, रिव्यू करा लिया है, यूनिट टेस्टिंग कर ली है, यूएटी पास कर ली है। ठीक है। जितने भी टास्क थे सबको 0 मार्क कर दिया, कोई टास्क नहीं है, सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, तो ये पैरामीटर्स होते हैं। जब भी जो स्क्रम मास्टर की टीम में आप जाओगे, वो अपनी डेफिनेशन ऑफ डन बनाएगा कि हमारा ये डेफिनेशन ऑफ डन है। आप तभी उस यूजर स्टोरी को डन कह सकते हो, तब आपने ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। प्रोडक्ट ओनर आपको तभी उस काम करने के लिए उस स्टोरी में कह सकता है जब उसने डेफिनेशन ऑफ रेडी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जैसे स्कूल्स में होता है ना कि आप पास कब हो जाओगे, जब आप पांचों सब्जेक्ट में क्लियरली पास हो गए, तब आप नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। तो ये उस तरीके का काम है। तो स्कूल तो स्कूल को डिपेंड होता है कि 4 सब्जेक्ट में पास होना है, पास में होना है। ठीक है। तो वो ये है डेफिनेशन ऑफ रेडी, डेफिनेशन ऑफ डन। यूजर स्टोरी से पहले आपको डेफिनेशन ऑफ रेडी समझ में आनी चाहिए, क्या चीज रेडी है। क्लियर? ये टेस्ट केस का कह रहे हैं, किस बेसिस पर टेस्ट केस बनते हैं, डेवलपर के टास्क बनेंगे, जो यूजर स्टोरी होती है उसके अंदर ये टास्क बनते हैं।
अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, राइटिंग टेस्ट सिनेरियोज। ये टास्क है आपने कि आपको एक यूजर स्टोरी मिली, मैंने बोल दिया जैसे कि चेकआउट के आपको टेस्ट, वो यूजर स्टोरी है, इसको कंप्लीट करना है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझोगे कि क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको राइटिंग टेस्ट सिनेरियो, आपको टेस्ट सिनेरियो लिखने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। इन्हीं के अंदर क्योंकि आपको 2 घंटा चाहिए टेस्ट सिनेरियोज ढूंढने के लिए, आपको 8 घंटा चाहिए उनके टेस्ट के लिखने के लिए, रिव्यू करवाने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए कि आप इस साथ बैठोगे साइड बाय साइड रिव्यू कराओगे। डेटा प्रिपेयर करना है, स्टोरी में नहीं करना है, इन्वायरमेंट सेटअप, एग्जीक्यूशन, रीडायरेक्टिंग, टीम मीटिंग्स, ऑटोमेशन या कुछ और। इस तरीके के टास्क आपके हर स्टोरी में बनेंगे, तो हर चीज पे टाइम दिया जाए। फिर यहाँ तक चल जाता है। ये जो हमने पढ़ाई क्या है, एग्जाइल मेथड, अब इस तरीके से काम करते हैं। और जो भी टास्क आपका होता जाएगा उसको मार्क करते जाओगे कंप्लीट। ये चीजें कहाँ मार्क करते हैं, जीरा टूल में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके पास ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यार ये टास्क हमारे क्या होते हैं, स्प्रिंट क्या है, प्लानिंग क्या है, बैकलॉग क्या है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो क्या इंडस्ट्री में फॉलो होता है, एजाइल। इतना डेप्थ में इसीलिए क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी पहले एसडीएलसी में, उनको ओवरकम करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इसका डिसएडवांटेज ये कॉम्प्लेक्स है, छोटे प्रोजेक्ट में हम इसको यूज नहीं कर सकते, वरना हम डिपेंडेंसी सॉल्व करते ही रह जाएंगे, काम को डिवाइड करते ही रह जाएंगे। इतनी देर में वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसमें हम प्लानिंग और डिवाइडिंग करने में लगे होते। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। वाटरफॉल मॉडल प्रोटोटाइप बना के हमें दिखा दिया कि ऐसा है तो हम यूज कर लेते, पुरानी कोई भी अप्रोच हम यूज कर लेते, डिपेंड करता है। क्योंकि 3 महीने का प्रोजेक्ट है, हम बैठ के प्लानिंग करने में रह गए, डिवाइड करने में रह गए, सारा टाइम हमारा वहीं लग जाए। ये 3 3 4 4 10 10 साल जो प्रोजेक्ट चलते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें चलती हैं, लंबे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि अमेजोन बन गया है तो उस पर कुछ काम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, वो इंटीग्रेटेड नई नई टेक्नोलॉजी को करते रहते हैं, तो काम वो रुकता ही नहीं है कभी। ठीक है। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट एजाइल पे चलते ही रहते हैं। एजाइल क्या, आइट्रेशन, आपको आगे बेस्ट 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 बनाना है। उसके लिए अभी क्या करें, अभी क्या करें, R&D चलती रहती है, नई रिक्वायरमेंट आई काम के, नई रिक्वायरमेंट आई काम के, नई रिक्वायरमेंट आई काम के। इस तरीके से एजाइल फॉर एवर बना है कि हम कंप्लीट करके कभी डिलीवर कर ही नहीं पा रहे, मतलब वो चल ही जा रहा है, रिक्वायरमेंट आती जा रही है। रिक्वायरमेंट नहीं आई है तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं। जो फेसबुक वेबसाइट 10 साल पहले थी, बन तो तब भी चुकी थी, 10 साल से फिर भी काम चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसको और ऑप्टिमाइज किया जा रहा है और फास्ट किया जा रहा है। पहले एआई मशीन लर्निंग नहीं यूज होता था, उसको भी ऐड ऑन किया जा रहा है। पहले हमारा डेटा कहाँ एक्सेस कर पाता था, यूट्यूब। आज तो फोन नंबर डालो तो पता लग जाता है कि ये फेसबुक में है, कुछ नए यूजर्स हैं। तो वो सारी चीजें मशीन लर्निंग आ रही है, इन्वॉल्व हो रही है। क्लियर है? दोबारा देखना इस प्रोसेस को समझना, इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत आते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर, एजाइल पढ़ा है आपने तो आपको पता होना चाहिए, स्क्रम क्या होता है, स्प्रिंट क्या होती है, बैकलॉग क्या होते हैं। अगर आप ये टर्म्स बोल पाएंगे वहां पे, तो समझ में आ जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग है, आप डे 1 से टीम में काम कर सकते हो, आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ट्रेनिंग वहां पे आपको सिखाएंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहने का मतलब कि वो आपको बताएंगे यार डेफिनेशन ऑफ रेडी होती है, इसका मतलब ये होता है, वो आपको ट्रेन ना करें, इसलिए वो चीजें मैं बता कि ये प्रोसेस एजाइल में होता है, इस तरीके से आपको काम करें। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो उसके रूल्स जो हम समझ रहे हैं ना, क्रिकेट खेलने के लिए क्या रूल्स है। ऐसा नहीं कि ग्राउंड में जाए फिर पता चल रहा है अरे यार ये चला गया, ये क्या होता था, मतलब वो ऊपर से बॉल गई तो 6 रन, पीछे से गई 4। तो वो रूल्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, तौर तरीके टेस्टिंग में चलने। क्लियर है? आज इतना ही।